नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। बिहार में जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसी तरीके से जो बिहार की राजनीति है बहुत ही गर्माहट हो रही है। हम आपको बताते चले कि हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता हैं। तो आपको लेके चलते हैं राजीव मिश्रा जी से और कुछ चुनावी जो बात है उससे बात करते हैं। राजीव मिश्रा जी, निष्कर्ष भारत में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, लगातार देख रहे हैं कि बिहार जिस तरीके से भी चुनाव नज़दीक आ रहा है और राजनीति बहुत अलग वे में जा रही है, बहुत गर्माहट हो रही है। प्रशांत किशोर जी लगातार कह रहे हैं कि जो बिहार में एजुकेशन की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है, जो कहीं से अच्छे जगह से बिलोंग के हैं, अच्छे से पढ़ के बाहर से, इंडिया से बाहर से पढ़ के हैं, उनकी ज़रूरत है। तो बिहार में कहाँ वो लोग नहीं है, नहीं आ रहे राजनीति में। देखिए, पता नहीं क्यों इस तरह का एक मानसिकता बन गई है कि जो भी कुछ अचीव करता है बिहार से बाहर जा कर के, अगर लाइफ में कुछ अचीव करता है तो वो वापस बिहार नहीं आना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, खास करके पिछले 2-3 दशकों में, उससे ऐसा लगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए लोग आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि अब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि बिहार जो है वो बहुत ही पिछले पायदान पे है। अगर आप डेवलपमेंट को देखें, अगर महाराष्ट्र से तुलना करें, गुजरात से तुलना करें, या किसी भी अदर स्टेट से, जो डेवलप्ड स्टेट्स है उससे तुलना करें, तो बिहार में एक्चुअली जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड मैन पावर है, उसकी कमी है नहीं, और पढ़े लिखे लोगों की कमी है नहीं। लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य से स्थिति ऐसी बन गई है कि लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, पॉलिटिकल वैसा विज़न नहीं है, विजनरी पॉलिटिशियंस नहीं है, उसके कारण ये राज्य पिछड़ गया है। इसलिए अब ये बहुत ही ऐसा मोमेंट है, ऐसा काल है जब ऐसे लोगों को जो पढ़े लिखे हैं, बिहार की दशा और दिशा बदल सकते हैं, वैसे लोगों को मेरे ख्याल से राजनीति में आना चाहिए। ये बिल्कुल, और बिहार के लिए कुछ करना चाहिए, समर्पित होकर करना चाहिए। क्योंकि वैसे लोग जो अचीव्ड कर चुके हैं, उनको कुछ कमाने के लिए बिहार तो आना नहीं है, उन्हें बिहार कुछ करने के लिए आना है। बिकॉज़ बिहार के बाहर वो गए, उन्होंने अपने करियर को अच्छा किया और फिर अपना लाइफस्टाइल अच्छा बनाया, जीवन स्तर को अच्छा किया। अब बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, बिहार में वैसे लोग जो पिछड़े हैं, विकास के रेस में पीछे रह गए हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। सर, आप भी पत्रकार रहे हैं और आप भी अभी एमिटी ग्रुप के सीईओ हैं, तो आप आउट ऑफ इंडिया क्यों नहीं रुक किया? आप बाहर से पढ़ाई करके है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आपने जर्नलिज्म किया है, आप आउट ऑफ इंडिया रुक क्यों नहीं किए बिहार, और क्यों आप वापस आए सर? वही जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप बिहार की स्थिति को भी देखें, अगर आप अब वैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार के बजट को आप देखें तो बिहार का बजट लगभग 2,65,000 करोड़ के आसपास का बजट है हमारा, पिछले साल का था। अब बिहार में टैक्स कलेक्शन कितना है, बिहार की अपनी कमाई कितनी है, अगर आप देखेंगे और अगर आप उस बजट को बहुत अच्छे से आकलन करेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। आश्चर्य ये लगेगा कि यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो वेतनभोगी लोग हैं, जो जिनको पेंशन मिल रहा है, उस पे बिहार सरकार का खर्च जो है वो लगभग 65,000 करोड़ के आसपास है जी। 2,61,62,000 करोड़ का बजट बनाती है बिहार। बिहार की अपनी कमाई जो है वो सिर्फ 35,000 करोड़ है, सिर्फ 35,000 करोड़। अब आप देख लीजिए, अगर आप, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूँ, एक साधारण सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके घर का महीने का खर्चा 2,65,000 है जी, और आपकी कमाई 35,000 रुपया है, तो आप कैसे चलाओगे जी? और इस पे कोई विज़न नहीं है, कोई विजनरी कहीं दिखता नहीं ऐसा विज़न है कि लगे कि हाँ, पॉलिटिकल विल ये है कि हम अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। बार बार आप केंद्र की ओर देखते हैं, केंद्र से आप विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। मांगना चाहिए, क्योंकि स्थिति हमारी ख़राब है, हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे आप देखें कि टैक्स कलेक्शन में जो केंद्र
का जो हिस्सा होता है जी। महाराष्ट्र की तरफ से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, गुजरात से ज़्यादा मिल रहा है, तमिलनाडु से ज़्यादा मिल रहा है, केरला से ज़्यादा मिल रहा है। अब उसी केंद्र सरकार से बिहार कहेगा कि मुझे स्पेशल दो, मुझे आप रिबेट दो, आप 90% आप खर्च करो और 10% हम करेंगे और फिर हम डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, हम गरीब हैं, हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं, मतलब ये मांगना चाहिए, लेकिन अपना एक सेल्फ प्राइड भी तो होता है। अगर और आप बिहार में क्या नहीं है, जब बुद्धिजीवी बिहार में है, बिहार में स्किल्ड मैन पावर है, तो यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री आती? कोई इन्वेस्ट भी तो नहीं करना चाहता है बिहार में। इसलिए नहीं करना चाहता है कि वैसा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी कुछ दिन पहले बात हो रही थी मुख्यमंत्री जी से, तो मैंने कहा कि आप इंडस्ट्री नहीं आ पा रही है, तो उनका कहना था कि मैं तो चाहता हूँ इंडस्ट्री आए। अब एक बड़े उद्योगपति हैं, उनसे 15 साल से वो टाइम मांग रहे हैं मिलने के लिए, वो टाइम नहीं दे रहे हैं। वो टाइम नहीं दे रहे हैं। तो अब स्थिति आपकी ये है, बिहार की स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए। महागठबंधन लगातार ये कह रही है कि 17 साल बनाम 17 महीना, तो उस पे आप क्या कहेंगे? 17 साल में ऐसा क्या नहीं हुआ जो 17 महीने में हो गया है? एक तो जो नौकरी है वो तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है, काफ़ी लोगों को दिया, अपनी कोशिश की और पुश करके वो किया, और वो एक जो विज़न है वो मुझे तेजस्वी जी में दिखता है। मैं ये नहीं कहता कि नीतीश कुमार जी अच्छे राजनेता नहीं हैं या उनमें वो विज़न नहीं है, लेकिन जो तेजस्वी एक यंग है, अंडर 40 हैं और करना चाहते हैं बिहार के लिए, बिहार के बाहर काफ़ी गए हुए हैं, तो उन्होंने देखा है विकसित राज्य का क्या मतलब होता है। अंडर 14 में तो चिराग पासवान भी हैं, मुकेश सहनी जी भी हैं, तेजस्वी जी भी हैं। आपने एक और इंटरव्यू में कहा था अभी से लगभग 3-4 साल पहले, तो ये क्यों? चिराग पासवान भी तो अच्छा काम कर सकते हैं ना, मुकेश सहनी जी भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। देखिए, मुकेश सहनी जी से मैं जुड़ा जी, मैं इसलिए मुकेश सहनी से जुड़ा सहनी जी से कि वो बिहार के बेटे हैं, बिहार के बाहर जाके उन्होंने एक अपने आप को इस्टेब्लिश किया और उसके बाद वापस लेकिन फिर दोबारा बिहार आए और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। वैसे ही तेजस्वी जी हैं या फिर चिराग जी हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर जो अगर आप देखेंगे बिहार का, तो ये तीनों नेता जो हैं वो बिहार के फ्यूचर हो सकते हैं और तीनों को अगर तीनों अच्छे ढंग से काम करते हैं तो बिहार का विकास मुझे लगता है हो पाएगा। दरभंगा से लगातार खबर आ रही है कि आपको सीट मिल रही, महागठबंधन आपको ऑफर कर रहे हैं, क्या आप जाना पसंद करेंगे या फिर जा रहे हैं? ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, बिकॉज मैं एक कंपनी का CEO हूँ नेशनल लेवल पे, और मैं चाहता हूँ कि बिहार के लिए काम करूँ, मिथिलांचल के लिए काम करूँ। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो राजनीति रही है। जगन्नाथ मिश्रा जी हों, चाहे ललित नारायण मिश्रा जी हों। ललित नारायण मिश्रा जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, हालांकि अब काफ़ी पहले उनकी हत्या हो गई 1975 में। मेरी ये इच्छा है कि मैं भी बिहार के लिए काम करूं और बिहार में लोग मुझे डॉक्टर राजीव मिश्रा के तौर पे नहीं जाने, बल्कि वो मुझे ललित नारायण मिश्रा द्वितीय के तौर पे जाने। और उनका जो विजन था, उन्होंने जो विकास का सपना संजो रखा था, खास करके मिथिलांचल के लिए, जहाँ भी वो चीज़ छूटी है उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। वो दिल से मेरी इच्छा है। मिथिलांचल में तो आप कर रहे हैं, लगातार एम्बुलेंस आपके द्वारा चलाया जा रहा है। जी। तो और क्या क्या मिथिलांचल के लिए आप कर सकते हैं, जो मिथिलांचल के लोग चाहते हैं कि हाँ भाई, अब मेरा जो नेता आए वो अच्छा प्रॉपर ढंग से मेरे उस लुक में आए जो पहले लोग देखा करते थे, जगन्नाथ मिश्रा जी के बारे में जो सोचा करते थे? जी। देखिए, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है वो आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाए, बल्कि एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्री फ्रेंडली होना चाहिए, इंडस्ट्री रेडी होना चाहिए। जैसे मैं अमेठी ग्रुप का भी CEO हूँ, 24 यूनिवर्सिटीज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हमारा चल रहा है, और वहाँ जो हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं उसमें ये कोशिश हमारी ये होती है कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो। अब इंडस्ट्री फ्रेंडली का मतलब ये है कि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ से पढ़ के आए, बिहार से पढ़ ले, और वो जैसे ही किसी बड़ी कंपनी में जाता है, चाहे MNCs में जाता है, जैसे मैं सैमसंग का वाइस प्रेसिडेंट था एशिया का,
सैमसंग में जाता है, एप्पल में जाता है, या किसी MNCs में जाता है, या कोई इंडियन इंडस्ट्री में जाता है, तो तुरंत जानते के साथ वो इस तरह से फ्रेंडली हो इंडस्ट्री के लिए कि वो तुरंत डे 1 से काम करना शुरू कर दे और ढंग का काम करे। तो जो एजुकेशन है वो इस तरह का होना चाहिए, वो लकीर का फ़कीर आपको नहीं बनाए, बल्कि आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी करे। बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादातर जो निर्भरता है वो सरकारी नौकरी पे पूरी निर्भरता है। अब सरकार की स्थिति ये है कि 2,65,000-61,000 करोड़ का बजट बनाती है और 30-35 हज़ार करोड़ कमाती है, तो वो कहाँ से नौकरी दे? आज की घटना है जो सुपौल में पुल गिर गई है, तो ये इस पे बिहार सरकार का क्या है? मतलब रोड भी तो ढंग से नहीं बना रही है। वही कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होगा और पॉलिटिक्स सिर्फ इसलिए करें कि उनको पैसे कमाने हैं, तो वहाँ करप्शन होगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए उसी डेवलपमेंट के नाम पे पैसे कमाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे वैसे लोग आने चाहिए जो अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अपने घर को चला रहे हैं। वो राजनीति में अगर आ रहे हैं तो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं। उनको ना तो पैसे कमाने हैं, सिर्फ समाज को एक दशा और दिशा उनकी अच्छी करनी है। जो पायदान में सबसे पीछे हैं, सबसे नीचे रह गए हैं विकास के पायदान में, उनको आगे लाना है। तो इस तरह के लोग, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और अच्छा कर रहे हैं उनको बिहार में आना चाहिए। अब जो बेरोजगार हैं, आप अगर आज की राजनीति को आप देखेंगे या छात्र नेताओं को देखेंगे या अभी नेता की जो नई पीढ़ी है, वो भी वैसे ही लोग ज़्यादातर हैं जिनको कहीं कोई रोजगार नहीं मिला। तो अब कुछ नहीं मिला तो राजनीति करना है। तो पब्लिक को, आम जनता को ये समझना चाहिए कि मुझे जात पे नहीं जाना। जात पे मैं वोट क्यों करूं? मैं उसको वोट करूं जो यहाँ काम करने आया है, काम करना चाहता है और विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता है। जो गलती आपके दादा ने की, आपके परदादा ने की, आपके पिताजी ने की, वही गलती अगर आप दोहराएंगे तो वो गलत होगा। आप अपने बच्चे के भविष्य को अंधकारमय बनाएंगे। इसलिए आज के डेट में ये ज़रूरी है कि अच्छे लोगों को राजनीति में, आम जनता भी कहे कि नहीं आप आओ, उसकी मदद करो, चाहे वो किसी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी मदद करो, उसको आगे लाओ, तो आप देखोगे कि आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। आप एक अंतिम सवाल है आपसे कि वीआईपी के शुरू दौर में आप थे, क्या वीआईपी छोड़ के जाएंगे आप महागठबंधन में? देखिए, मैं वीआईपी का एक कार्यकर्ता था और हाँ ठीक है, ऑफर तो आते हैं। जो अब जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको भी लगता है कि अच्छे लोग अगर सामने आएंगे तो लोगों में एक अच्छा इम्प्रेशन बनेगा। तो उसके लिए ऑफर्स तो आते हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच समझ के ही करूँगा। जो भी निर्णय लूँगा वो सोच समझ के करूँगा। आप स्वयं जाएंगे या फिर पार्टी को भी लेके जाएंगे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं चाहता हूँ कि पार्टी आगे बढ़े और पार्टी को सीट मिले और मुकेश सहनी जी आगे बढ़ें, ये मेरी इच्छा है। लेकिन चूँकि बाकी जो सामने वाले हैं, चाहे वो एनडीए हो, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, उनको भी विश्वास करना चाहिए। अब एनडीए ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो घोषित कर दिया और उसमें उन्होंने शामिल नहीं किया। वो दुखद है, उनको करना चाहिए था। मैंने भी बहुत प्रयास करा था। तो अब आरजेडी का गठबंधन बचता है, तो मेरी अपील होगी कि उनको भी सोचना चाहिए और उनको तेजस्वी के सामने ये सोच के नहीं कि भाई भविष्य में हो सकता है मुकेश सहनी तेजस्वी के सामने खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तेजस्वी बहुत आगे निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि मुकेश सहनी जी हों, चाहे चिराग जी हों, ये लोग भविष्य हैं। तेजस्वी जी तो हैं ही, तो इन लोगों को साथ में मिलके काम करना चाहिए। तो आपने सुना कि राजीव मिश्रा जी ने राजनीति, जो बिहार की राजनीति है उसके बारे में क्या कहा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्पक्ष भारत। नमस्कार।